प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजा जयचंद्र और उनके वास्तविक इतिहास के बारे में। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि राजा जयचंद्र की गद्दारी के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है वो बुक जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप इस बुक को मंगवा सकते हो। इस बुक के अंदर बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है और प्रमाणित जानकारी दी गई है राजा जयचंद्र के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं। राजा जयचंद्र का जो प्रारंभिक इतिहास है वहां से इसकी शुरुआत करते हैं। कुमार जयचंद्र गाहड़वाल वंशीय राजा विजय चंद्र, जिनका समय माना जाता है 1155 से 1170 ईस्वी के मध्य, उनके पुत्र थे। जयचंद्र का जो जन्म है वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को सन 1156 ईस्वी 21 जुलाई दिन शनिवार को माता चंद्रलेखा की कोख से हुआ था। कहते हैं कि जिस दिन जयचंद्र का जन्म हुआ उसी दिन उनके दादा गोविंद चंद्र ने दसार्ण को जीता था। ये दसार्ण क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। और इसी जीत के उपलक्ष्य में नवजात पोते का नाम जयचंद्र रखा था। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई कि जयचंद्र का जो नाम है वो किस आधार पर रखा गया था, दसार्ण विजय के आधार पर रखा गया था। यहाँ से थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दसार्ण के बारे में दे देता हूँ। दसार्ण परमारों के अधीन एक स्वतंत्र राज्य था। जयचंद्र के जन्म के समय उस पर नरवर्मा और यशोवर्मा नाम के दो राजाओं का राज्य था। दसार्ण राज्य मालवा क्षेत्र में उज्जैनी के निकट अवस्थित था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जयचंद्र के कई नाम मिलते हैं, जैसे जयचंद्र, जयंत चंद्र और जयत चंद्र। इसके अलावा भी कई और नामों की चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पर मैं जयचंद्र नाम का ही प्रयोग करने वाला हूँ। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें। महाराजा जयचंद्र को असुरेंद्र की उपाधि दी गई थी। असुरेंद्र का अर्थ ऐसा व्यक्ति होता है जो असुर लोगों का सरदार या मुखिया या फिर राजा हो। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। महाराजा जयचंद्र की उपाधि असुरेंद्र भी थी। यहाँ यह बताना युक्ति संगत होगा कि महाराजा जयचंद्र महान क्षत्रिय कुलभूषण उदार शासक थे। पाली भाषा में क्षत्रिय बड़े बड़े भूखंडों अथवा खेतों और क्षेत्रों के स्वामी को कहा जाता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्षत्रिय उन लोगों को कहा जाता है जो खेती करते थे बड़े पैमाने पर। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो जमींदारों को क्षत्रिय कहा जाता था। और आजकल जमींदार कौन है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वर्तमान भारत में क्षत्रिय बंधुओं के साथ ही हमारे शूद्र और अछूत भी प्राचीन क्षत्रिय बौद्ध ही हैं। यही कारण है कि एक वंश के होने के कारण ये क्षत्रिय काल के थपेड़ों से जूझते हुए विभिन्न जातियों के रूप में ये बट गए थे। कुछ क्षत्रिय जाति के रूप में हो गए, कुछ शूद्र के रूप में हो गए, कुछ अछूत के रूप में हो गए और कुछ आदिवासियों के रूप में हो गए थे। वंश एक ही है, लोग एक ही हैं। और इसी की जानकारी मैंने पिछले वाले वीडियो में दी थी कि जो टाक क्षत्रिय हैं वो कई भागों में बटे हुए हैं। इस पर कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा था। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग खुद देख सकते हो, क्योंकि उन्हें नफरत इस बात से है कि मैंने निम्न जाति के लोगों को भी प्राचीन काल का क्षत्रिय बताया है और ये बात उनसे हजम नहीं हुई। लेकिन मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये बात सच है कि जिन्हें आज हम लोग निम्न जाति का समझते हैं वो प्राचीन काल में राजा महाराजा ही थे हमारे देश के। वो अलग नहीं हैं, वो हमारे ही लोग हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं शिक्षा दीक्षा के बारे में। राजा जयचंद्र की जो शिक्षा दीक्षा है वो कैसे हुई थी। लिखा है स्वाभाविक है कि जयचंद्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके नगर वाराणसी में ही हुई थी। जयचंद्र के पितामह महाराजा गोविंद चंद्र की पटरानी महारानी कुमार देवी, जो बौद्ध धर्म के प्रति जीवन भर समर्पित रही थी, ने इसके पठन पाठन एवं शील सदाचार का पाठ सिखाने का सारा प्रबंध भिक्षु जगन मित्रानंद द्वारा कराया था। भिक्षु जगन मित्रानंद उस समय बौद्ध धर्म के भिक्षु संघ के संघ नायक थे और वे एक महान सिद्ध भी माने जाते थे। तो यहाँ से आपको ये
भी ध्यान रखना है कि राजा जयचंद्र की शिक्षा दीक्षा किसके द्वारा की गई थी? भिक्खु जगन मित्रानंद के द्वारा की गई थी। और ये उस समय के संघ के नायक थे, जो बौद्ध संघ होता था उसके नायक थे। यहाँ पर लिखा है, यह बहुत उत्साहजनक तथ्य है कि भिक्खु जगन मित्रानंद जी द्वारा लिखित 20 संस्कृत बौद्ध ग्रंथों के तिब्बती अनुवाद तिब्बत देश में आज भी उपलब्ध हैं। उन्हीं के ग्रंथों में चंद्रराज लेख नाम से एक सुदीर्घ यानी बहुत बड़ा पत्र के रूप में ऐतिहासिक दस्तावेज भी मिला है, जो महाराजा जयचंद्र की प्रशस्ति में लिखा गया था। वास्तव में यह एक लंबा पत्र है जिसे आचार्य जगन मित्रानंद जी के द्वारा अपने पटु शिष्य जयचंद्र की धम्म के प्रति सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर लिखा गया था। इस ग्रंथ में जयचंद्र के शौर्य, धर्मपरायणता आदि का पर्याप्त प्रामाणिक वर्णन उपलब्ध है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चंद्रराज लेख नाम का एक बहुत बड़ा पत्र आज भी तिब्बत देश में उपलब्ध है और उसमें राजा जयचंद्र का इतिहास विस्तृत रूप से मिलता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसीलिए इस तथ्य की चर्चा मैंने यहाँ पर की है। तिब्बत के कई ग्रंथों में भारत का वास्तविक इतिहास आज भी उपलब्ध है। भारत के ग्रंथों में जो इतिहास मिलता है वो बहुत परिवर्तित किया गया है। सबसे पहले उसे मुगल काल में परिवर्तित किया गया, फिर अंग्रेजों के काल में परिवर्तित किया गया। जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं और वास्तविक जो इतिहास है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा जो इतिहास है और आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये पूरी तरह से बदला गया है। यहाँ पर लिखा है इनका दीक्षा गुरु मित्र योगी। देखिए, मित्र योगी भी उन्हें ही कहा जाता था, जगन मित्रानंद को। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राड़ में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल। सिद्ध तेलीपा के शिष्य ललित वज्र से इन्होंने सिद्धचर्या की दीक्षा ली थी। इसके बाद ये उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था उसके प्रधान भी रहे और ये काशी के जो महाराजा थे जयचंद्र, इनके शिष्य थे, जगन मित्रानंद के शिष्य थे। यहाँ पर लिखा है, बोधगया से प्राप्त अभिलेख में जगन मित्रानंद द्वारा जयचंद्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने की बात का उल्लेख आया है। बाद बाकी जो जानकारी है वो आप लोग पढ़ सकते हो। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, ताकि जो मुख्य जानकारी है वो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ राज्याभिषेक की बात हो रही है, तो राज्याभिषेक के बारे में भी आप लोग जान लो। महाराजा विजय चंद्र ने अपने जीवन काल में जयचंद्र को युवराज बना दिया था। विजय चंद्र के यवनों पर विजय पाने वाले ताम्रपत्र, जिसका समय 1168 ईस्वी में भी जयचंद्र को युवराज लिखा गया है। तो यहाँ पर यवनों लिखा है। यहाँ पर यवनों का अर्थ है मुसलमानों। ये आपको ध्यान रखना है। मुसलमानों को यवनों क्यों लिखा है लेखक ने? क्योंकि उस समय उस क्षेत्र में यवनों के भी छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। इसी कारण लेखक ने यहाँ पर यवनों शब्द का प्रयोग किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखा है, प्रायः जितने भी उनके लेख मिले हैं सब में जयचंद्र का युवराज के रूप में ही उल्लेख आया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जयचंद्र 1168 ईस्वी से पूर्व ही अपने राज्य का युवराज बन गया था। सन 1170 ईस्वी में जब विजय चंद्र की मृत्यु हुई, राजसी शोक मनाने के कुछ दिन पश्चात ही धूमधाम के साथ राजा जयचंद्र का जो राज्य अभिषेक था वो हुआ था। वड़वीह ग्राम से प्राप्त हुए एक ताम्र पत्र में राज्य अभिषेक का सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये लिखित रूप में भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि कहानी के रूप में उपलब्ध हो। उस ताम्र पत्र के अनुसार महाराजा जयचंद्र का जो राज्य अभिषेक है वो सन 1170 ईस्वी में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि अर्थात रविवार को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। इस किताब में बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के इसे आप लोग पढ़ सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर महाराजा जयचंद्र द्वारा दुर्ग निर्माण की चर्चा की गई है।
थोड़ी इसकी भी जानकारी आपको देता हूँ। राजा जयचंद्र ने अपने विशाल साम्राज्य पर आक्रमण और प्रजा में सब प्रकार से शांति बनाए रखने के लिए स्थान स्थान पर सेना की कई टुकड़ियां स्थापित कर दी थीं, जिन्हें छावनी कहा जाता था। उसने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से अनेक दुर्गों अर्थात किलों का निर्माण भी करवाया था, जिसमें प्रधान जो किला था वो कन्नौज का था। फिर इटावा, असाई और गंगा के किनारे कुर्रा में भी थी। इन दुर्गों में बड़ी संख्या में सेना हर समय विद्यमान रहती थी, जो किसी भी समय शत्रु का सामना करने में पूर्णतः सक्षम थी। यही कारण था कि महाराजा जयचंद्र ने लगभग 24 वर्षों तक निर्बाध रूप से राज्य किया था। और यहाँ पर राजधानी के बारे में बात की गई है। गाहड़वाल वंश की राजधानी कन्नौज में भी थी, किंतु वह बहुत बाद में बनी थी। पूर्व से इस वंश की राजधानी वाराणसी में ही थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रदेव ने सन 1080 ईस्वी में कन्नौज को प्रतिहारों से छीना था और महाराजा गोविंद चंद्र ने वहां अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की थी। तब से काशीराज गोविंद चंद्र जी कन्नौज के महाराजा भी कहे जाने लगे थे। यानी इनकी दो राजधानियां थी। मुख्य जो राजधानी थी वो वाराणसी में थी और दूसरी जो राजधानी थी वो कन्नौज में थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं शिलालेखीय प्रमाणों के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है। मृगदाव अर्थात सारनाथ से उत्खनन में प्राप्त महारानी कुमार देवी वाले शिलालेख में भी गोविंद चंद्र को काशी का महाराजा कहा गया है। महाराजा जयचंद्र को बोधगया वाले लेख में भी काशी अर्थात काशी का राजा लिखा गया है। मुसलमान लेखकों ने भी अपने इतिहास के ग्रंथों में जयचंद्र को बनारस का ही राजा लिखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन सब बातों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि महाराजा जयचंद्र की जो प्रधान राजधानी थी, यानी मुख्य जो राजधानी थी, वो वाराणसी में ही थी। कन्नौज तो उप राजधानी के रूप में रही है। यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं संकट काल के बारे में। अंतिम दिनों में जयचंद्र के साम्राज्य पर चारों ओर से संकट उपस्थित होने लगे। सन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर शहाबुद्दीन गौरी का आधिपत्य यानी कब्जा हो जाने के पश्चात पश्चिम में यवनों का आतंक अर्थात मुसलमानों का आतंक छाने लगा। प्रजा में यवन साम्राज्य की सनसनी फैलने लगी। सन 1193 ईस्वी में यवनों का एक हल्का आक्रमण हुआ, जिसे जयचंद्र ने पूरी शक्ति और सामर्थ्य से असफल कर दिया। किंतु इसी बीच बंगाल के सेन जो राजा थे, उन्होंने क्या किया कि मगध पे धावा बोल दिया। सोचिए, राजा जयचंद्र एक तरफ तो मुसलमान राजाओं को रोक रहे थे और दूसरी तरफ बंगाल के जो राजा थे सेन, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और मगध पे धावा बोल दिया। राजा जयचंद्र ने क्या किया कि अपना जो पूरा ध्यान है वो मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोकने में लगा दिया था और यही कारण था कि मगध पर सेन वंश का अधिकार हो गया था। महाराजा जयचंद्र ने सोचा था कि पश्चिमी भाग में शांति स्थापित कर पुनः पूर्वी भाग को आसानी से वापस लिया जा सकता है, किंतु ऐसे अवसर से लाभ उठाने के लिए शहाबुद्दीन गौरी भी अपनी संयुक्त विशाल सेना के साथ गाहड़वाल साम्राज्य पर टूट पड़ा। महाराजा जयचंद्र के मन में ये विचार आ रहा था कि पश्चिम से जो मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे हैं उनको रोको। अगर उन्हें रोक लिया तो मगध का जो राज्य है जिस पर सेन राजाओं का कब्जा हो गया है, उसे तो बाद में भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बात आपको अच्छे से समझनी है। अब वीर गति के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जयचंद्र विशेष रूप से सन्नद्ध होकर आक्रमण किए हुए शहाबुद्दीन गौरी को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़े। इटावा के पास चंदावर में इन दोनों के बीच में जमकर युद्ध हुआ। हस्ती युद्ध में निपुण जयचंद्र अंधाधुंध युद्ध कर रहे थे, किंतु अचानक उनका जो हाथी है वो भड़क गया और भारतवर्ष का अंतिम महाप्रतापी सम्राट युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात किस प्रकार से कन्नौज, वाराणसी एवं सारनाथ की लूट हुई, इन स्थानों की जनता के रक्त के फाग उड़े तथा भारत भूमि परतंत्रता की वेड़ियों में बंध गई, इन तथ्यों को प्रायः सब लोग जानते हैं। महाराजा जयचंद्र की मृत्यु के पश्चात किस तरह से वाराणसी को लूटा गया, सारनाथ को लूटा गया, कन्नौज को लूटा, ये इतिहास में जग जाहिर है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते लोगों के साथ कैसे कैसे बुरे व्यवहार किए गए। आगे लिखा है, महाराजा जयचंद्र वीरगति को प्राप्त तो हो गए थे, मगर वे किसी शत्रु द्वारा नहीं मारे गए थे, अपितु
अपितु अपने हाथी के भड़क जाने पर उसे काबू में करते समय हाथी से जमीन पर गिर गए। गिरते समय उनकी आंख में ही उन्हीं का तीर धंस गया जो उनकी मृत्यु का कारण बना। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा महाराजा जयचंद्र को नहीं मारा गया था, जैसा कि इतिहास में आजकल हम सबको पढ़ने को मिलता है। आगे लिखा है, महाराजा जयचंद्र के देहांत के पश्चात उनके परिवारजनों, रिश्तेदारों अथवा उनके कुल जाति के लोग असुरक्षा एवं संभावित अपमान के भय से मुख्य रूप से राजस्थान की ओर पलायन कर गए। जो गहरवाल लोग कमजोर स्थिति परिस्थिति के कारण पलायन नहीं कर सके अथवा उन्हें आगामी शासकों द्वारा दबोच लिया गया, वे ब्राह्मणी चातुर्वर्ण व्यवस्था के तहत अछूत शूद्र आदिवासी के रूप में अपमानित जीवन जीने को विवश हो गए थे। तो यहाँ पर ये बात भी बहुत अच्छे से समझनी है कि गहरवाल वंश के ही जो सक्षम लोग थे वो तो राजस्थान की ओर चले गए थे, कन्नौज और वाराणसी का राज्य छोड़ के, लेकिन जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और कुछ लोग पकड़े भी गए थे तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें अछूत शूद्र बना दिया गया। कुछ लोग जंगलों में भाग गए, आदिवासी जीवन जीने लगे और यही मुख्य कारण है कि निम्न जातियों के जो गोत्र हैं आज के क्षत्रियों से मेल खाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि प्राचीन समय में ये भी हमारे ही लोग थे, लेकिन राजाओं के आक्रमणों और कुछ देश के गद्दारों के कारण इन्हें अछूत बना दिया गया। आगे लिखा है, जो गहरवाल सामर्थ्य एवं शक्तिशाली थे, हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा के प्रति सचेत एवं पराक्रमशाली थे। वे अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण रखते हुए राजस्थान के दक्षिण की ओर कूच कर गए थे। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो लोग सक्षम थे वो वाराणसी और कन्नौज को छोड़ के राजस्थान में चले गए थे, कुछ बुंदेलखंड की ओर आ गए थे, लेकिन जो कमजोर थे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और आज तक दुर्व्यवहार हो रहा है और ये दुर्व्यवहार करने वाले कोई और नहीं है, उन्हीं के लोग हैं। तो आप लोगों को इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसे भी समझना है। गाढ़ वालों के उद्गम के बारे में ठीक ठीक तो पता नहीं चलता है। लेखों में वे ना तो अपने आप को शूरवंशी कहते हैं, ना चंद्रवंशी कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं या खत्तीय कहते हैं। गाढ़ वालों के आधुनिक वंशज गहरवार हैं और मिर्जापुर में कंतित रियासत के राजा इसी जाति के हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। प्रसिद्ध विद्वान लेखक रजनीकांत शास्त्री जी की पुस्तक से उनका मत निम्न शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो लिखते हैं, और भी सुनिए, हिंदू जिस प्रकार अपना दोष दूसरों के मत्थे मढ़ देने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार वे दूसरों की कीर्ति को छीनकर उससे स्वयं कीर्तिमान बन जाना चाहते हैं। जैसे भारत की गुलामी का मूल कारण वे अपनी ही गलती का होना न स्वीकार कर बौद्धों की गलती बताते हैं, जिसका खंडन मैं अभी पूर्व में कर आया हूँ। यह तो हुआ उनके पहले प्रकार की मनोवृत्ति का उदाहरण। अब उनकी दूसरे प्रकार की मनोवृत्ति के उदाहरण लीजिए। रजनीकांत शास्त्री सीधा यहाँ पे कहते हैं कि कुछ जो हिंदू हैं अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी अहंकारी सोच के कारण वो पराजित हुए और उनके कवियों ने इसका दोषी किसको ठहराया? राजा जयचंद्र। इस मूर्खता को और कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनाव होते हैं, अब बीजेपी कहीं चुनाव हार जाए और ये कहने लगे कि कांग्रेस ने मेरी सहायता नहीं की इसीलिए हम हार गए, अन्यथा हम जीत जाते, तो क्या ये उसका कहना सही है? नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये उस समय का समय तय करता है। और दरबारों में बैठे चाटुकार मंत्रियों और दरबारी कवियों ने इस तरह की बातें लिखी हैं, और वो भी कब लिखी हैं? अकबर के काल में। पृथ्वीराज चौहान के समय में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर इससे भी आपको अच्छे से समझना है, जयचंद्र नहीं, असली गद्दार नियानंद खत्री नाम का ब्राह्मण था। और नीचे मैंने हाईलाइट किया है, माननीय रतन सिंह शेखावत जी द्वारा संचालित ब्लॉग में ये तथ्य दर्ज है। क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है, तराइन के दूसरे युद्ध में चूंकि पृथ्वीराज ने जयचंद्र से किसी भी तरह की सहायता नहीं मांगी थी, अतः जयचंद्र उस युद्ध में तटस्थ था। वैसे भी पृथ्वीराज उस युद्ध में इतने आत्मविश्वास में थे कि जब गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव ने सैनिक सहायता का प्रस्ताव भेजा तो पृथ्वीराज ने उनकी जरूरत ही नहीं समझी और संदेश भिजवा दिया कि गौरी को तो वह अकेला ही काफी है, अकेले ही पराजित कर देंगे। ऐसी परिस्थितियों में पृथ्वीराज द्वारा जयचंद्र से सहायता मांगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ पर मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि उस समय गुजरात
के चालुक्य वंशीय राजा थे भीमदेव। जब उन्हें लगा कि पृथ्वीराज चौहान पर गौरी आक्रमण कर रहा है तो उन्होंने प्रस्ताव भेजा था कि अगर आपको सहायता चाहिए तो बताइए। तो इसके जवाब में पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि गौरी के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, और इसी कारण उनकी पराजय हुई थी। आगे लिखा है, फिर कौन थे वे देशद्रोही और गद्दार जिन्होंने गौरी को बुलाया था? तो उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासो के उदयपुर संस्करण में गौरी को खुफिया सूचनाएं देकर बुलाने वाले गद्दारों के नाम प्रताप सिंह जैन, माधव भट्ट, धर्मयान कायस्थ, जो तबरों के कवि व अधिकारी थे। पंडित चंद्रशेखर पाठक अपनी पुस्तक पृथ्वीराज में माधव भट्ट और धर्मयान आदि को गौरी के भेजे जासूस बताते हैं, जो किसी तरह पृथ्वीराज के दरबार में घुस गए थे और वहां से दिल्ली की जो गोपनीय जानकारी थी वो गौरी को भेजते थे। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ही गद्दारों की फौज खड़ी थी। इतिहासकार इन नामों से क्यों बचते हैं? क्योंकि वो आपको नहीं बताना चाहते कि उनके पूर्वजों की गद्दारी के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। वही गुप्त सूचनाएं देते थे मोहम्मद गौरी को, दरबार में क्या चल रहा है, सेना में क्या चल रहा है, राजा क्या सोच रहा है, सब कुछ जानकारी दी जाती थी। यहाँ पर लिखा है, इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज का सेनापति स्कंद भी पृथ्वीराज से असंतुष्ट था। जब गौरी ने पृथ्वीराज को मारने के बाद अजमेर का राज्य पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज को देकर अपने अधीन राजा बना दिया था, तब स्कंद ने पृथ्वीराज के भाई हरिराज को लेकर अजमेर पर आक्रमण किया। और उसके बाद जब गोविंदराज रणथंभौर चला गया तब भी स्कंद ने हरिराज के साथ मिलकर उसका पीछा किया। तब पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज की कुतुबउद्दीन ऐबक ने सहायता की थी। अतः सेनापति स्कंद का असंतुष्ट होना भी पृथ्वीराज की हार का कारण हो सकता है और उसका नाम भी गद्दारों की सूची में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। बड़े ही अफसोस की बात है ये कि उसका नाम इतिहास से हटा दिया गया। मैं आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध संग्रह और ताजुल मासरी के अनुसार पृथ्वीराज के एक मंत्री प्रताप सिंह पुष्पकर्णा ने गौरी को सूचना दी थी कि पृथ्वीराज मुसलमानों का घोर विरोधी है और नफरत करता है। ताजुल मासरी लिखता है, अजमेर में पृथ्वीराज को कैद से गौरी ने छोड़ दिया था, किंतु इस्लाम के प्रति घृणा तथा किसी संभावित षड्यंत्र की आशंका हो जाने पर गौरी ने अजमेर में ही पृथ्वीराज का तलवार से सिर कटवा दिया था। हमीर महाकाव्य में भी पृथ्वीराज का अजमेर में ही मारा जाना लिखा है। हमीर महाकाव्य के बारे में सब लोग जानते हैं अच्छे से। आगे लिखा है, युद्ध के दौरान घटी घटनाओं व विभिन्न इतिहास पुस्तकों में पृथ्वीराज की हार के कारणों के उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि इस युद्ध और उसमें हार के प्रति जयचंद्र की कोई भूमिका नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ही गद्दारों की फौज खड़ी थी और आज उन्हीं गद्दारों के वंशज महाराजा जयचंद्र को गद्दार बताते हैं। यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में दुश्मनी का क्या कारण था, उस पर बात करते हैं। पंडित चंद्रशेखर पाठक की पृथ्वीराज नामक अपनी पुस्तक के अनुसार पृथ्वीराज ने शिकार खेलने के लिए नागौर के पास वन में डेरा डाल रखा था। तब वहां गौरी का एक चचेरा भाई जिसका नाम था मीर हुसैन चित्र रेखा नाम की एक वेश्या के साथ आया था। ये वेश्या सुंदरता के साथ अति गुणवती थी। बीड़ा बजाने व गायन में भी वह पारंगत थी। गौरी ने उसकी सुंदरता के अलावा उसके गुण नहीं देखे, पर मीर हुसैन उसे उसके गुणों के चलते चाहने लगा। अतः वह उसे साथ लेकर गजनी से भाग आया। नागौर के पास शिकार खेल रहे पृथ्वीराज से जब मीर हुसैन ने सब कुछ बता के शरण मांगी, तब उस उदार मना हिंदू सम्राट ने अपने सामंतों से सलाह मशवरा किया और शरणागत की रक्षा का क्षत्रिय धर्म निभाते हुए उसे शरण दी। साथ ही उसे अपने दरबार में अपने दाहिनी ओर बिठाने का सम्मान भी बख्शा। यही नहीं, पृथ्वीराज ने मीर हुसैन को हांसी व हिसार के परगने भी जागीर में दिए। इन सब की सूचना धर्मयान कायस्थ और माधव भट्ट के जरिए गौरी तक पहुंची थी। धर्मयान कायस्थ और माधव भट्ट ने बताया था कि पृथ्वीराज ने आपके भाई को सहायता दी है। तब गौरी ने संदेश वाहक भेजकर मीर हुसैन व चित्ररेखा को उनके हवाले करने का संदेश भेजा, जिसे पृथ्वीराज व उसके सामंतों ने शरणागत की रक्षा का अपना धर्म समझाते हुए ठुकरा दिया था और ये कहा था कि हमारे यहाँ पे अगर कोई शरण मांगने आता है तो हमारा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि हमें उसे शरण देनी चाहिए, चाहे फिर वो हमारा विरोधी ही क्यों ना हो। पृथ्वीराज चौहान ने तो
अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए ये सब किया, लेकिन उनके दरबार में बैठे गद्दारों ने एक एक सूचना गौरी को दी और ये बात पृथ्वीराज चौहान नहीं समझ पाए कि वो एक ऐसी रियासत के राजा हैं जहां गद्दारों की फौज खड़ी है। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि असली गद्दार कौन था। एक कहानी और प्रस्तुत की जाती है कि संयोगता का हरण कर लिया, इसीलिए राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में शत्रुता थी। वास्तविक कहानी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आनंद शर्मा अमृत पुत्र नाम की एक पुस्तक है, उसमें वो लिखते हैं, लेकिन किसी भी इतिहास ग्रंथ में संयोगता पृथ्वीराज प्रकरण का उल्लेख ना पाकर मैं हतप्रभ रह गया। हैरत की बात ये थी कि जयचंद्र के संयोगता नाम की कोई पुत्री नहीं थी। ऐसे में उसका स्वयंवर आयोजित होने और संयोगता हरण के कारण कन्नौज दिल्ली की सेनाओं में युद्ध होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इसी प्रकार जयचंद्र द्वारा राजसूय यज्ञ करने का भी उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे आजकल फिल्मों में भी बताया जाता है कि राजा जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ किया था, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। पूरी तरह से ये झूठ पे आधारित है और उनकी कोई संयोगता नाम की पुत्री भी नहीं थी। यहाँ पर भाई को भाई से लड़ाने की साजिश रची गई थी और आजकल के लोग भी सबसे ज्यादा इसी तथ्य को प्रचारित करते हैं। आगे लिखा है, जब यज्ञ और स्वयंवर का आयोजन ही नहीं हुआ तो द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगवाने संयोगता हरण के बाद दिल्ली कन्नौज की सीमाओं में भयंकर युद्ध होने के प्रवाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जयचंद्र भी कन्नौज के स्थान पर काशी के तेजस्वी गहरवाल राजा निकले। कन्नौज तो बिहार के गया तक फैले उसके विशाल राज्य का एक भाग था। काशी के यशस्वी गहरवाल शासकों का इतिहास तो सर्वविदित है। ऐसा लिखा है आनंद शर्मा ने अपनी अमृत पुत्र नामक पुस्तक में। एक तथ्य और मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिखा है, महाराजा जयचंद्र और महाराजा पृथ्वीराज के घर में दिल्ली के महाराजा अनंगपाल तोमर की दो पुत्रियां थीं। इस नाते वे दोनों एक दूसरे के साड़ू भाई थे। साड़ू भाई एक प्रकार से भाई ही होता है और भाई की पुत्री अपनी पुत्री से भी बढ़कर होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बहुत ऊंची मर्यादा का तो होते हुए भी महाराजा पृथ्वीराज अपनी ही बेटी का अपहरण कर लेते। वास्तव में ये सब शरारती दिमाग वाले क्षत्रिय विरोधी कलम कसाई साहित्यकारों इतिहासकारों का किया हुआ कारनामा है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपना इतिहास खुद लिखो। दूसरों के लिखे हुए इतिहास को पढ़ोगे तो आप अपना इतिहास कभी नहीं जान सकते। इसीलिए खुद रिसर्च करो और अपना इतिहास ढूंढो और पढ़ो, तब आपको सच्चे इतिहास की जानकारी होगी। इसीलिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के आप इसे पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत अच्छी इसमें जानकारी महाराजा जयचंद्र के बारे में दी गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।